वसूली करने पहुंचे टीएमसी नेता की जनता ने जमकर की सुताई, फिर नेता को खदेड़ा। टीएमसी का दिग्गज नेता नोटों के बंडल के साथ पुलिस ने दबोचा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चली गई है, पर 15 साल तक जनता के साथ गुंडागर्दी करने वाले गुंडे और टीएमसी के नेता अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। आपके लिए बता दें, पर आज टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी पर जनता की सब्र की सीमा अब टूट चुकी है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कलकत्ता के बेलेघाट इलाके में टीएमसी के गुंडे को जनता ने जमकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो यहां पर जनता से वसूली करने के लिए पहुंचा था। और ये जो नेता जिसे वहां से जनता खदेड़ रही है, खरी खोटी सुना रही है, ये टीएमसी का नेता राजू नस्कर है, जो ममता बनर्जी का दाहिना हाथ था। और ये हर महीने वसूली करने के लिए यहां पश्चिम बंगाल की जनता के पास पहुंच जाया करता था कि चलिए महीने का पैसा दीजिए। लेकिन इस बार आम लोग तैयार थे, क्योंकि बंगाल में सरकार बदल चुकी है और जनता अब टीएमसी के गुंडों से नहीं डरती। गुस्साई जनता ने टीएमसी के नेता को घेर लिया, धक्के दिए और खुलकर चेतावनी भी दी और कहा कि लोग लगातार आपको देखिए इस वीडियो में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें लोग लगातार ये चिल्ला रहे हैं कि अब बहुत हुआ, टीएमसी की लूट बंद करो। और यहाँ पर टीएमसी के जो गुंडे हैं, अब उन पर जनता की सीमा इसीलिए टूट चुकी है, जनता इसीलिए अब टीएमसी के गुंडों को सड़कों पर दौड़ा रही है, क्योंकि अब राज्य में ममता बनर्जी के सिंडिकेट का राज खत्म हो चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी के राज में चली आ रही ये सिस्टमैटिक लूट और टैक्स टेरर का नतीजा है। टीएमसी के स्थानीय गुंडे, नेता और उनके करीबी पूरे बंगाल में दुकानदार, छोटे व्यापारी और आम नागरिकों से हर महीने पैसे वसूलते थे, पर अब ये महीने और हफ्ते की वसूली बंद होने आ गई है, क्योंकि आज सरकार बदलने के बाद जनता में टीएमसी को लेकर डर खत्म हो गया है और टीएमसी के गुंडों को कहीं पीटा जा रहा है तो कहीं जनता उन्हें रोडों पर दौड़ा रही है, क्योंकि अब बंगाल में हालात बदल चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, ममता सरकार जब बंगाल में थी और ममता की पुलिस इन लोगों की मदद करती थी, पर अब हालात बदल चुके हैं। टेम्पल इकोनॉमी। प्राचीन काल में मंदिर आर्थिक केंद्र होते थे। वे भूमि अनुदान लेते थे, फसलें उगाते थे, सिंचाई करवाते थे, बैंक की तरह कर्ज भी देते थे और समुदाय की जरूरत पूरी करते थे। मेसोपोटामिया में भी टेम्पल इकोनॉमी प्रसिद्ध थी, लेकिन भारत में ये और विकसित थी। टेम्पल इकोनॉमी का मतलब है मंदिरों के इर्द गिर्द चलने वाली आर्थिक गतिविधियां। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, व्यापार, पर्यटन, कृषि, कला और स्थानीय विकास से जुड़ी पूरी व्यवस्था है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार और हजारों MSME इकाइयां शुरू पुनर्जीवित हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ताजा केस स्टडीज ने पुष्टि की है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली सरकारों के दौर में उपेक्षित रहे अनेक धार्मिक स्थलों पर अब सुनियोजित विकास कार्यों ने तस्वीर बदल दी है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक यात्री सुविधाएं, समुचित पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, ठोस सुरक्षा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था जैसे बुनियादी सुधारों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। ये संख्या न केवल राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि धार्मिक पर्यटन अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। ये मॉडल
जो है विकेंद्रित विकास यानी डिसेंट्रलाइज ग्रोथ का उदाहरण है, जहां सरकार पर बोझ कम पड़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। वहीं आपके लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब से बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी है तो ये पहला मामला है कि जनता इस तरीके से टीएमसी के गुंडों पर अब उल्टा जवाब दे रही है या फिर अब इनकी लूटपाट को लेकर आवाज उठा रही है। एक ऐसा ही मामला कैनिंग में पूर्व यूथ तृणमूल के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आरित्र बोस की गिरफ्तारी के बाद भी देखने के लिए मिला, जहां पर ऐसा माहौल गर्म हो गया कि स्थानीय महिलाओं ने पुलिस की वैन को घेर लिया और जिस पुलिस ने जिस टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तारी को लेकर जनता ने एक तरफ तो पुलिस की वैन को घेर लिया और वहीं जूते लहराए और जोर जोर से महिलाओं ने नारे लगाए, चोर चोर चोर। दुर्गापुर में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष सतदीप घटक को कोर्ट ले जाते वक्त जनता ने उन्हें घेर लिया और यहां पर चोर चोर के नारे लगाए। भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस की घेराबंदी के बावजूद लोग अपना गुस्सा यहां पर जताते रहे। अब जनता बंगाल की कह रही है कि अब हिसाब का वक्त आ गया है। सालों तक चली आ रही लूट और तानाशाही का जवाब अब टीएमसी के गुंडों को बंगाल में मिल रहा है। देखिए, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक और बड़े नेता, यानी कि अभी तक जो टीएमसी ये कहती थी कि हमने तो बंगाल में विकास किया, हमने तो लोगों की जनता की बात सुनी, पर आज जनता का गुस्सा इसीलिए सामने आ रहा है क्योंकि उसका बड़ा कारण ये भी है कि टीएमसी के एक बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस बार मामला ये है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री लूटने का। अब बदूरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और ये जो टीएमसी का नेता है, इसकी गिरफ्तारी के दौरान कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपए नगद और 500 से ज्यादा तिरपाल बरामद किए गए हैं। ये तिरपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए थे, लेकिन राहत सामग्री चेयरमैन के पास पहुंची और उसने जनता की मदद नहीं की। और ये वही बाढ़ का मामला है जिस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि हमें मदद नहीं दी जा रही है, और जब मदद दी जाती थी तो कैसे ये टीएमसी के नेता तिरपाल से लेकर कैश जो वहां के आम लोगों के लिए था उसे कैसे ये अपने पास रख लेते थे। और आज इन चीजों पर एक्शन हो रहा है। ये तिरपाल बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए भेजे गए थे, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य इन्हें अपने पास कंप्यूटर सेंटर में रखे हुए थे। पुलिस की छापेमारी में न सिर्फ भारी मात्रा में नकदी मिली है बल्कि राहत सामग्री भी बरामद हुई है। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तेजी से फैल रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क राज्य की आर्थिक ताकत का एक नया पिलर बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, एयरपोर्ट और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी हब में से एक बन गया है। यही एक खास वजह है कि राज्य को मशहूर लीड्स 2025 रिपोर्ट में एग्जाम्पलर कैटेगरी में रखा गया था और रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विस, रेगुलेटरी माहौल और डिजिटल सिस्टम जैसे खास पैरामीटर पर नेशनल एवरेज और दूसरे लैंडलॉक्ड राज्यों से बेहतर परफॉर्म किया है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार ने राज्य को इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक नए सेंटर में बदल दिया है। योगी सरकार द्वारा बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी, सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को नेशनल कैपिटल रीजन और बड़े इंडस्ट्रियल शहरों से जोड़ रहे हैं। इससे माल ढुलाई में तेजी आई है और इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई चेन एफिशिएंसी में काफी सुधार हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के राज्य की स्ट्रेटेजिक का पोजीशन और मजबूत हुई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहा हब उत्तर भारत में कार्गो, कंटेनर मूवमेंट और वेयर हाउसिंग का एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि बोराकी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कानपुर, गोरखपुर और टम्पल बजाना में भी नए लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक का क्लस्टर बनाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट से पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में एग्री लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेंटर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मल्टी कमोडिटी कूलिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज यूनिट और मॉडर्न लॉजिस्टिक सुविधाएं खेती में प्रोडक्ट्स के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजबूत कर रही है। ई कॉमर्स, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर आधारित इंडस्ट्रीज के लिए खास वेयरहाउसिंग सुविधाएं भी बनाई जा रही है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे बड़े एविएशन और कार्गो गेटवे में से एक बन रहा है। एक्सप्रेसवे और फ्रंट कॉरिडोर के साथ इसकी सीधी कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रही है और इसके साथ ही वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क के जरिए नदी आधारित लॉजिस्टिक को भी मजबूत किया जा रहा है, जिसमें कम लागत वाले कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और मल्टी मॉडल फ्रंट इंटीग्रेशन को जो है बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार यानी योगी सरकार ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार लागू किए हैं। विदेश जो है निवेश मित्र, सिंगल विंडो सिस्टम और GIS आधारित डिजिटल प्लानिंग टूल्स के जरिए अप्रूवल प्रोसेस का तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। राज्य में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। लिस्ट 2025 में उत्तर प्रदेश की कामयाबी इस बात का सबूत है कि राज्य अब सिर्फ जमीन से घिरा हुआ इलाका नहीं रहा, बल्कि भारत की आने वाली सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़े सेंटर के तौर पर तेजी से उभर रहा है। पहले टीएमसी कटमनी से पैसा कमा रही थी, भर्ती घोटाले और राहत सामग्री में गड़बड़ के आरोप लगते रहे थे। इस घटना ने फिर एक बार टीएमसी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है कि बंगाल में आपदा राहत का पैसा आखिरकार कहां जा रहा था। आज ये जनता के सामने है कि कैसे टीएमसी के नेताओं ने जनता के पैसे को लूटा और उनकी राहत सामग्री भी उन तक जाने नहीं दी। खैर, बंगाल की पुलिस, सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। दीपांकर भट्टाचार्य को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और टीएमसी इस घोटाले पर क्या सफाई देगी या फिर से इसे राजनीतिक साजिश बताएगी। वहीं आपके लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नेता और मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी घुसपैठियों से लेकर तमाम मुद्दों पर टीएमसी पर हमला बोला है कि कैसे टीएमसी ने बीते सालों में बंगाल के हालातों को बिगाड़ा, पर आज सरकार बदल चुकी है और हालात भी धीरे धीरे करके बंगाल में बदलेंगे। सुनिए अग्निमित्रा पॉल का बयान। Your government have come into power. Order was issued to all the DMs and SPs open a holding center so that those who will be illegal immigrants, Bangladeshis, Rohingyas, they will be put there. They will be kept into shelter before deport. How do you see to it? All these 15 years, there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs and from BJP. Our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed because they don't acknowledge that infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported they will be held there and then given to Bangladesh, Border Security Force and Bangladesh. And what all things you are stretching into this administrative meeting? Probably the coordination with the MLAs and the... Last two meetings we had in North Bengal and in Durgapur, which is Rar Bongo zone, where Honorable Chief Minister in detail, he touched every point. And the police is there, the administration, the DM is there, ADM is there, and the MLAs are there. And also BJP MPs are there. So every point, and this, many subjects have been touched.
But the main point is, Honorable Chief Minister says that we have to work as a team. We are there for the development of the people of Bengal. And even if you are from TMC or from any other party, you have to be in this stride. Correct. Be part of this development process. And if you try to stop it or create any hindrance, you will be thrown out. So every opposition MLA from any other party also have been called. We haven't been called all these 15 years. Never we were called in these kind of prashashanik meetings or in religious festivals. Never we had been called. So this is a very welcome change and a positive change that our Honorable Chief Minister has brought in. खैर, अग्निमित्रा पॉल का बयान और बंगाल में टीएमसी की गुंडों की जो हरकतें सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।